Assalamu alaikum, dear students. I am Fakhr Hayat, Advocate High Court. Dear students, today is our last lecture of Federal Excise Act 2005 for the preparation of Inspector Inland Revenue. जो इंस्पेक्टर इंलैंड रेवेन्यू की तैयारी का हमारा कोर्स चल रहा है उसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 अपडेटेड 2021 हम लेकर चल रहे थे उसका आज लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 और आज ये एक्ट इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस एक्ट के तमाम लेक्चर ए टू जी फर्स्ट चैप्टर से लेकर सिक्स चैप्टर तक बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुने होंगे और आप लोगों ने अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए इस एक्ट को 100% सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोर्शन को समझ लिया होगा और एमसीक्यूज तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव पोर्शन में से भी जैसे मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी आपने एमसीक्यूज तैयार कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यूज जो हमारी बुक में अवेलेबल हैं, जो बुक मैंने आप लोगों के लिए बनाई है उसमें जो ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यूज अवेलेबल हैं वो भी आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे। और अगर आप नहीं किए तो आप इसको तमाम लेक्चर्स को फुल कंसंट्रेशन के साथ सुने और अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है फेडरल एक्साइज एक्ट, आज हमारा खत्म होने जा रहा है। तो इसके बाद एक लेक्चर होगा शेड्यूल्स का और इंशाल्लाह उसके बाद हम जो है आपका जितना आज तक हमने पढ़ा है उसको एक दफा रिवाइज करेंगे और फिर आपका सेल एक्ट और इनकम टैक्स दो एक्ट आपके पीछे रह जाएंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल एक्ट। ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट्स आए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 अपडेटेड 2021, इट इज द लेटेस्ट अमेंडेड एक्ट दैट आई एम टीचिंग टू यू। ठीक है, जो एक्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये 2021 का लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट है जी। चैप्टर नंबर 6, बुक पेजेस नंबर हमारी बुक से आप पढ़ रहे हैं तो हमारी बुक के पेजेस नंबर होंगे इस चैप्टर के 73 से लेकर 82 तक। चैप्टर नेम इज सप्लीमेंटल प्रोविजंस। डियर स्टूडेंट्स, सप्लीमेंटल प्रोविजंस का मतलब है कि आपने जैसे कि पूरे का पूरा एक्ट हमने खत्म कर लिया है तो पूरे एक्ट में डिफरेंट चैप्टर्स थे। जिस तरह से इंट्रोडक्शन का चैप्टर था प्रिलिमिनरी, उसके बाद आपका लेवी एंड कलेक्शन का चैप्टर आया, फिर आपका चैप्टर आपने पढ़ा एडजुडिकेशंस का, फिर आपने देखा अपना अपील्स का। उसके बाद आज जब पूरे का पूरा एक्ट खत्म हो जाए तो पूरे एक्ट में से अगर कोई चीज मिस हो गई हो या कोई ऐसा पॉइंट जिसकी पूरे एक्ट में वजाहत ना की गई हो तो उसको हम एक मिक्स सा चैप्टर बना लेते हैं। उस चैप्टर का नाम हम रख देते हैं या तो मिससिलिनियस रख देते हैं कि इसमें पूरे एक्ट से रिलेटेड कुछ मिक्सचर किस्म के जो हैं प्रोविजंस मौजूद हैं, या फिर उसका एक्ट का नाम रखा जा सकता है सप्लीमेंटल प्रोविजंस कि ये वो वाली प्रोविजंस हैं जो पूरे के पूरे एक्ट को बयान करती हैं। ठीक है जी, पूरे एक्ट में से जो प्रोविजंस बच जाएं, जो सेक्शन बच जाएं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जिनको किसी चैप्टर में एडजस्ट ना किया जा सकता हो तो उनको हम एज अ मिक्सचर एंड के ऊपर जब हम लास्ट चैप्टर बनाते हैं तो उसको हम मिसलिनियस कह देते हैं, सप्लीमेंटल प्रोविजंस कह देते हैं। ठीक है जी, ये वो वाली प्रोविजंस होती हैं जो पूरे के पूरे एक्ट में बयान नहीं की गई लेकिन ये पूरे के पूरे एक्ट की वजाहत करेंगी, पूरे एक्ट को कोऑर्डिनेट करेंगी, फर्दर एक्सप्लेनेशन की जहां जरूरत होगी एक्ट में उसको कंप्लीट करेंगी। ठीक है जी, तो सप्लीमेंटल प्रोविजंस का आपको पता चल गया। सप्लीमेंट ऐसा सप्लीमेंट जो किसी इंग्रेडिएंट की कमी को पूरा करे। ठीक है, तो सप्लीमेंटल प्रोविजंस वो वाली प्रोविजंस, प्रोविजंस मींस सेक्शंस, ठीक है, पॉइंट्स, ठीक है, वो वाले सेक्शंस। सप्लीमेंटल प्रोविजन मींस वो वाले सेक्शन जो पिछले सेक्शंस की फर्दर वजाहत करेंगे। अंडरस्टैंड जी स्टूडेंट्स। सेक्शन नंबर 40, पावर ऑफ बोर्ड टू मेक रूल्स। जितनी भी हमारी टैक्सेशन की पॉलिसीज होती हैं उन पॉलिसीज को किस तरह से फील्ड में एनफोर्स किया जाता है, किस तरह से टैक्स लॉज के जो रिकवरी है, टैक्स लॉ की जो कलेक्शन पॉलिसी है उसको किस तरह से फील्ड में एनफोर्स करना है, इंस्पेक्टर्स इनलैंड रेवेन्यू को, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स को, फील्ड फोर्स को किस तरह से गाइड करना है। ठीक है, टैक्स की एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है। तो इस तरह की जितनी आपकी रूल्स बनाए जाते हैं तो रूल्स कौन बनाता है, रूल्स बनाता है बोर्ड। बोर्ड मीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेक्शन 41, बार ऑफ सूट एंड लीगल प्रोसीडिंग्स।
बार का मतलब होता है मना है, सूट का मतलब होता है दावाजात या कोई लीगल एक्शन, एंड लीगल प्रोसीडिंग्स मतलब कानूनी कार्रवाई। ठीक है जी। तो इस सेक्शन का मतलब यह है कि बार ऑफ सूट, यहां तक आपका हाफ, इस जो सेक्शन का हाफ मकसद है यहां तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। बार ऑफ सूट, तो बार ऑफ सूट का मतलब है कि कानूनी कार्रवाई या जो बार ऑफ सूट है वो मना है। किस तरह से मना है, किन के खिलाफ मना है, तो इस सेक्शन में ये बताया गया है सेक्शन नंबर 41 में कि जो इनलैंड रेवेन्यू के इंस्पेक्टर्स हैं, जो इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एम्प्लॉइज हैं, जो टैक्स की कलेक्शन करेंगे, टैक्स की कलेक्शन के लिए ऑडिट करेंगे, टैक्स की कलेक्शन के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डिफरेंट फैक्ट्रीज का, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को विजिट करेंगे, वहां जाके प्रोडक्शन को मॉनिटर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डाटा सारा, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। तो फॉर दिस पर्पस जब आप जाएंगे तो आपको काफी सारे मसाइल का सामना होगा। मिल ओनर जो होता है, जो फैक्ट्री का ओनर है, वो तो मिलीनियर है, बिलीनियर है। जब एक इंस्पेक्टर जाके उसकी फैक्ट्री पे छापे मारेगा, विजिट करेगा, तो उसको तकलीफ होगी। वो समटाइम आपको धमकी भी देगा, समटाइम आपको जो है वो कहेगा कि जी आप मेरी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं, वो आपको समटाइम जो है रिश्वत देने की कोशिश भी। तो काफी सारे मसाइल होते हैं जब आप इन्वेस्टिगेशन करने किसी भी अथॉरिटी के पास जाते हैं, किसी भी आप पावरफुल मैन के पास जाएंगे, फ्यूडल पावर के पास जाएंगे, तो वो आप लोगों के सामने अपनी रेजिस्टेंस शो करेंगे, खुद को शो करेंगे कि हम बहुत कुछ हैं, तो आप ऐसे ना करें, वैसे ना करें, आप क्या होते हैं, ये होता है, एक्सेट्रा। तो आपको काफी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये वाला सेक्शन कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, जो हमारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, जितने भी ऑफिसर्स हैं, पूरी लिस्ट है ऑफिसर्स की, किसी ऑफिसर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द बार ऑफ सूट। आर यू अंडरस्टैंड? तो सेक्शन 41 कहता है कि हमारे टैक्स के इंस्पेक्टर्स जब फील्ड में जाकर अपनी ऑडिट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर गुड फेथ। ठीक है, गुड फेथ का मतलब ये होता है कि वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो उनके सीनियर्स ने उनको ड्यूटी असाइन की है, वो वही काम कर रहे हैं जो लॉ ने उनको एनफोर्स किया है कि लॉ के मुताबिक जो उनकी ड्यूटी बनते हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है जी। क्योंकि टैक्स की जो कलेक्शन है, टैक्स की कलेक्शन होगी तो गवर्नमेंट के खजाने में पैसे आएंगे, गवर्नमेंट के खजाने में पैसे आएंगे तो फिर ही आप लोगों का जो कंट्री का निजाम चलेगा। ठीक है, फिर ही आप लोगों के लिए गवर्नमेंट सड़कें बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लगाएगी। तो इसलिए जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, वो जो काम भी कर रहा होता है साफ नीयत से, जो उसकी ड्यूटी होती है वो फॉर द गुड फेथ होता है। ठीक है, इसलिए हमारे जो टैक्स के इंस्पेक्टर्स होंगे, इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिसर्स होंगे, वो फॉर द गुड फेथ अपनी जॉब कर रहे होंगे, इन्वेस्टिगेशंस ऑडिट वगैरह कर रहे होंगे, इसलिए उनके खिलाफ कोई पर्सन जो है किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। ठीक है, लिमिट लगा दी गई है। अगर कोई करेगा तो वो बोर्ड को एप्लीकेशन देगा, और अगर बोर्ड अप्रूवल देगा, बोर्ड मीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो फिर ही उनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट की जा सकती है विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड। अगर बोर्ड रिकमेंड नहीं करेगा फिर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। आर यू अंडरस्टैंड? सेक्शन नंबर 42, ऑब्जर्वेंस ऑफ बोर्ड ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस। ठीक है, बोर्ड जिस किस्म के भी ऑर्डर्स देगा या जिस किस्म की डायरेक्शंस देगा, जितने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, जितने जूनियर ऑफिसर्स हैं, जितने भी बोर्ड के एम्प्लॉयज हैं, वो जो है उन ऑर्डर्स को ऑब्जर्व करेंगे और उन ऑर्डर्स की डायरेक्शंस जो हैं, बोर्ड की डायरेक्शंस जो हैं, उनको फॉलो करेंगे। ठीक है जी। सेक्शन 42A, रेफरेंस टू अथॉरिटीज। रेफरेंस होता है कि केस को हायर अथॉरिटी के पास रेफर कर देना। जब असिस्टेंट कमिश्नर से कोई इशू सॉल्व नहीं हो रहा तो वो उसको रेफर कर सकता है डिप्टी कमिश्नर के पास, ऊपर वाली हायर पोस्ट के पे, हायर सीनियर के पास रेफर किया जाता है केस। ठीक है, इसी तरह से जब उस डिप्टी कमिश्नर के पास इशू सॉल्व नहीं हो रहा, कोई पार्टी एग्रीड, पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर अपील की फॉर्म में ऊपर रेफरेंस किया जाता है कमिश्नर के पास, और फिर कमिश्नर से चीफ कमिश्नर के पास। इसी तरह से अगर आप कोर्ट्स की हायरार्की देखें तो सिविल कोर्ट्स में, फिर सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। तो रेफरेंस टू अथॉरिटीज का मतलब ये है
कि अगर जूनियर ऑफिसर जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है उसके पास किसी इशू की जो है इशू चल रहा है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा या कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उस केस को हायर अथॉरिटीज के पास रेफर किया जा सकता है, वो ऊपर वाले देख लेंगे। सेक्शन 42B सिलेक्शन ऑफ ऑडिट बाय बोर्ड, ठीक है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो ऑडिट के लिए, ऑडिट का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किसी भी कंपनी के, किसी भी बैंक के, किसी भी बिजनेस यूनिट के डॉक्यूमेंट्स को चेक करना होता है कि इन लोगों ने कितना इनको रेवेन्यू आ रहा है, कितनी इनकी प्रोडक्शन है, कितनी इनकी सेल है, कहां से इनको पैसा आता है, कहां से इनको पैसा जाता है, इनका ओरिजिनल प्रॉफिट क्या है और ये टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इनके ऊपर टैक्स कितना बनता है, ठीक है। तो जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के साथ, तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो है अपना ऑडिट ना करवाती हो, ठीक है। तो ऑडिट इज कंपलसरी, ठीक है जी। सेक्शन 42C, तो 42B में बता रहा था बोर्ड जो है वो एक 2 से 3 लोगों का एक ग्रुप बना देता है, वो लोग जाके क्या करते हैं डिफरेंट कंपनीज के ऑडिट करते हैं, उनका चेक करते हैं रिकॉर्ड कि ये प्रॉपर जितना इनको, जितनी इनकी प्रोडक्शन है, जितना इनका रेवेन्यू है, जितनी जितनी इनकी प्रॉफिट रेशियो है, क्या उसके मुताबिक ये प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। 42C रिवॉर्ड टू इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, ये सेक्शन आप लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव है 42C, क्योंकि जब आप इंशाल्लाह 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 कल को जब आप इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बन जाएंगे, ठीक है, तो फिर आप इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स कहलाएंगे। तो आपके लिए भी रिवॉर्ड रखा गया है, कैश प्राइज आप लोगों के लिए रिवॉर्ड रखा गया है कि अगर आप टैक्स की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, ठीक है, जो किसी कंपनी ने, मिसाल के तौर पर एक कंपनी है वो टैक्स चोरी कर रही है, किस तरह टैक्स चोरी कर रही है कि वो कंपनी किसी एक प्रोडक्ट के 10,000 यूनिट बना रही है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बता रही है कि हम 5,000 यूनिट बनाकर सेल कर रहे हैं, तो इस तरह से एफबीआर तो 5,000 यूनिट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगाएगा, ठीक है। लेकिन जब कोई इंस्पेक्टर जाके अचानक पता करता है, अचानक जाके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, तो पता चलता है 10,000 यूनिट सेल हो रहे थे, तो ज्यादा यूनिट सेल हो रहे थे, तो अब ज्यादा टैक्स आएगा एफबीआर को। अगर एफबीआर को ज्यादा टैक्स आएगा, आप लोग अगर जाकर एफबीआर को केस एक्सपोज करेंगे किसी कंपनी का, तो एफबीआर आपको फिर उसके ऊपर क्या देगा, रिवॉर्ड देगा, आप लोगों को कैश देगा, ठीक है जी, इनामात आप लोगों को मिलेंगे। नेक्स्ट है जी 42D रिवॉर्ड टू विसल ब्लोअर्स, विसल ब्लोअर्स, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पास्ट पेपर्स में भी आ चुका है। अक्सर ये पूछा जाता है कि विसल ब्लोअर्स को कौन सा सेक्शन डील करता है, तो सेक्शन है जी 42D। अंडरस्टैंड, विसल ब्लोअर का मतलब बेसिकली होता है कि कोई भी ऐसा बंदा, खुफिया एजेंट, जासूस, डिटेक्टिव, कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है, जो खुफिया तौर पर किसी कंपनी में जाता है और उनके रिकॉर्ड वगैरह चेक करके एफबीआर को इतला देता है कि जनाब फला जगह पे ऐसी ऐसी गेम हो रही है, वो लोग आप लोगों को टैक्स नहीं दे रहे, उन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवाई हुई, ठीक है। तो एफबीआर फिर अपने इंस्पेक्टर्स भेजता है, अपनी टीम भेजता है कि इस बंदे ने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है, खुफिया इन्फॉर्मेशन, इसकी बात में कोई सच्चाई भी है कि नहीं। अगर इसकी बात में सच्चाई हो और ओरिजिनल चीजें सामने आ जाए, डॉक्यूमेंट्स, उससे कम एफबीआर को फायदा हो और टैक्स की रिकवरी ज्यादा हो, तो फिर ये जो इंफॉर्मेशन देने वाला बंदा होता है विसल ब्लोअर, इसको भी क्या दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। और अगर इसकी बात में कोई सच्चाई ना हो या फिर इसकी बात जो इसने बताई थी उससे टैक्स की रिकवरी ज्यादा नहीं हो सकी, गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हुआ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, फिर भी इसको रिवार्ड नहीं मिलेगा। इसको रिवार्ड तब मिलेगा जब टैक्स की रिकवरी वहां से पहले से रूटीन से ज्यादा आएगी, ठीक है। सेक्शन 43 रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, पूरी की पूरी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पॉलिसी को किसी भी जगह पर एनफोर्स करने में अगर किसी किस्म की डिफिकल्टीज आती हैं तो बोर्ड जो है उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए रूल्स बनाता है, बोर्ड एंड फेडरल गवर्नमेंट बोथ। सेक्शन 43A इशुएंस ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, सॉरी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। अगर आप एफबीआर के साथ डेली बेसिस पर आप अपनी जो टैक्स की डॉक्यूमेंट्स हैं, इनवाइसेस हम अपडेट कर रहे हैं और कोई इनवाइस आपसे गुम हो जाती है, ठीक है, या आपका कोई ऑर्डर था, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसको डिसाइड किया था कमिश्नर अपील्स ने, वो ऑर्डर आपसे गुम हो गया, तो बोर्ड को एप्लीकेशन देकर आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवा सकते हैं। सेक्शन 44 रिफंड ऑफ ड्यूटी, ठीक है, अगर किसी पर्सन का टैक्स बनता था कम, ठीक है, उसने ज्यादा दे दिया, अब उसका जो उसने ज्यादा टैक्स दे दिया है या उससे ऑर्डर के लिए ज्यादा वसूल कर लिया गया है,
तो वो बोर्ड को एप्लीकेशन देकर अपने टैक्स की एडजस्टमेंट करवा सकता है और अपनी जो ड्यूटी, रिफंड ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी मीन टैक्स, जो टैक्स उसने ज्यादा दिया है उसको रिफंड हो जाएगा। सेक्शन 44 ए डिलेड रिफंड। अब बोर्ड कहता है कि अगर किसी पर्सन ने 1 साल तक, ठीक है, 1 साल तक जिस दिन ऑर्डर हुआ था उसको एक्साइज ड्यूटी पे करने है, उसने पे कर दिया, अगर ज्यादा पे कर दिया तो 1 साल के अंदर अंदर अगर वो क्लेम करता है तो उसका जो रिफंड है उसको हो जाएगा। और अगर 1 साल के बाद रिफंड का क्लेम करेगा तो फिर वो डिलेड रिफंड हो जाएगा, फिर उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अगर आप किसी भी किस्म का फंड ज्यादा दे देते हैं, एक्साइज ड्यूटी ज्यादा दे देते हैं, तो वो आपकी रिफंड हो जाएगी विद इन 1 ईयर। तो विद इन 1 ईयर के बाद क्या हो जाएगा, डिलेड रिफंड होगा, फिर आपको चांसेस रेयर हैं कि आपको वापस मिलेगा। अगर आपने वापस फिर भी लेना है डिलेड रिफंड की सूरत में, फिर आपको एक जेन्युइन रीजन देनी पड़ेगी, शो अपनी जो है, जो शो काज आपको आएगा कि आप अपनी वजह बताएं आपने ऐसा क्यों किया। तो फिर अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन होगी तो फिर उसको भी कंसिडर करके आपका फंड रिफंड हो जाएगा, आपका टैक्स। सेक्शन 45 एक्सेस टू रिकॉर्ड्स एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत अच्छा सेक्शन है। सेक्शन 45 कहता है एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, किसी भी कंपनी का, किसी भी बैंकिंग कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो उनका ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है, जहां पर वो अपना सारा अकाउंट्स का, फाइनेंस का अपना सारा डाटा मेंटेन करते हैं। हमारा इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू वो कंपनी जाके विजिट करेगा, वो बैंकिंग कंपनी है, वो आया के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई भी ऐसी कंपनी है, वो फैक्ट्री विजिट करेगा, फैक्ट्री के तमाम रिकॉर्ड्स की उसको एक्सेस दी जाएगी। किसी भी किस्म का कोई सेल परचेज की इनवाइस, मैन्युफैक्चरिंग की इनवाइस, टैक्स की इनवाइस, ब्रांड लाइसेंसिंग की इनवाइस, प्रोडक्शन की इनवाइस, कोई भी चीज उससे छुपाई नहीं जाएगी। इवन के डॉक्यूमेंट्स के अलावा वो फैक्ट्री का एरिया जहां पर प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, क्वालिटी हो रही है, जहां पर स्टॉक पड़ा हुआ, इन्वेंट्री का जो होता है स्टोर, कोई भी चीज, कोई भी फैक्ट्री का यूनिट उससे छुपाया नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर को पूरी की पूरी एक्सेस दी जाएगी ताकि वो फुल फ्लैज जाके मॉनिटरिंग करे और अपना ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन करे ताकि टैक्स की सही कलेक्शन हो सके। सेक्शन 45 ए मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। इलेक्ट्रॉनिक मीन आजकल जो जदीद मेथड है, जिस तरह से जितने भी कंपनीज के अकाउंट्स हैं वो बैंकिंग अकाउंट्स में, और बैंक अकाउंट्स की डिटेल आपको पता है कि कंप्यूटर पर अवेलेबल है। तो तमाम जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं या कंपनी की जो प्रोफेशनल ईमेल्स हैं, कंपनी के जितने जिस जिस सतह पर कंपनी ने बैंक अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं, अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज ट्रांसफर करते हैं, तो तमाम रिकॉर्ड जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो भी कंपनीज जो है पाबंद हैं कि वो इंस्पेक्टर रेवेन्यू को अपना तमाम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करेगी, कोई चीज नहीं छुपाएंगे। 45 ए लाइसेंसिंग ऑफ ब्रांड न्यू नेम्स। ठीक है, एक कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो अपनी प्रोडक्ट को लाजमी तौर पर रजिस्टर्ड करवाएगी और उस प्रोडक्ट का लाइसेंस हासिल करेगी ताकि लाइसेंस ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास चली जाए और एफबीआर उसके ऊपर टैक्स लगाए। 46 ऑडिट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जी, ऑडिट। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, किसी भी दुनिया जहान की कंपनी का ऑडिट बहुत जरूरी है ताकि उस कंपनी का नेट प्रॉफिट, नेट लॉस हमारे सामने आ सके और फेडरल एक्साइज के तहत उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जा सके। ऑडिट मीन इन्वेस्टिगेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। 47 सर्विस ऑफ नोटिस एंड समन्स। किसी भी पर्सन को इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, इंक्वायरी के लिए अगर कमिश्नर अपील्स, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कोई भी इनलैंड रेवेन्यू का ऑफिसर अपने ऑफिस में बुलाकर उससे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाना चाहता है, उससे कुछ पूछना चाहता है, ठीक है, कोई भी इशू उससे डिस्कस करना चाहता है, तो उस पर्सन को बुलाने के लिए नोटिस इशू किए जा सकते हैं, समन इशू किए जा सकते हैं, जिसका प्रोसीजर जो है सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में बताया जा चुका है। सिविल प्रोसीजर कोड मतलब ज़ाब्ता दीवानी, ये अगर लॉ के स्टूडेंट्स इसको समझते हैं, अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं तो ये जनाब लॉ का एक सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड। इसमें समन को इशू करने का, समन का मतलब होता है नोटिस, ठीक है, रिटन फॉर्म में भेज देना कि भाई फलां डेट को आपने फलां जगह पर आना है, आपके साथ ये इशू है और फलां जगह पर आकर अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए, रिकॉर्ड वगैरह लेकर गवर्नमेंट के सामने हाजिर हो जाए। 47A agreements for exchange of information, very important and very attractive section. Agreements for exchange of information. एग्रीमेंट होता है जी मुआहदा करना, एक्सचेंज मतलब तबादला, ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन
का तबादला, ठीक है, इंफॉर्मेशन के तबादले के लिए मुआहदे करना। अब जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इसके एग्रीमेंट्स हैं तमाम गवर्नमेंट के इदारों के साथ, जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, नादरा है, FIA है, वापडा है, ठीक है जी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, कस्टम पुलिस है, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, आर्मी है, जितने भी इदारे हैं, ठीक है, जिनके पास किसी भी किस्म का अपने इदारे का एक्सेस होती है, उनके पास अपने इदारे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पड़ा होता है, ठीक है, तो ये इदारे सारे आपस में कनेक्टेड हैं। अब FBR ये चाहती है कि अगर FBR को किसी भी बंदे का रिकॉर्ड चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो FBR क्या करेगी, तमाम इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन से इनके एग्रीमेंट्स होते हैं और वहां से ये प्रॉपर आप लोगों का सारा डाटा उठाते हैं, इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं, ताकि किसी भी कंपनी की जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, वो कंपनी कब मर्ज वजूद में आई थी, उस कंपनी के ओनर का क्या नाम है, ओनर की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ओनर के बच्चे कितने हैं, और ओनर के पास कितना पैसा है, कौन कौन से बैंक अकाउंट्स में है, ठीक है जी, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका पूरा का पूरा प्रोफाइल कोई भी इंस्पेक्टर जो है इजीली एक्सेस कर सकता है, क्योंकि तमाम जितने गवर्नमेंट्स के इदारे हैं उनके साथ इनका कोलैबोरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, और वो इदारे एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देने के पाबंद हैं। अंडरस्टैंड? अगर FBR आप लोग किसी भी इदारे से किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन लेता है तो उसका मकसद ये होगा कि उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जितना भी प्रॉपर रिकॉर्ड उसका बनता है, नेट प्रॉफिट लॉस पता किया जाए कि इसका प्रॉपर टैक्स कितना बनता है। उस सूरत में होता है जब कोई पर्सन टैक्स चोरी करता है, ठीक है। 47AB रियल टाइम एक्सेस टू डाटा। रियल टाइम एक्सेस टू डाटा मतलब होता है, एक तो आपने एग्रीमेंट किया है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन जब आपको चाहिए होगी आप पुलिस से ले लेंगे, पुलिस FIO को इंफॉर्मेशन दे देगी, और जब FIO को चाहिए FIA पुलिस से ले लेगी। जब FIO को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है FIA नादरा से ले लेते हैं, जब नादरा को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए वो FIA से ले लेते हैं, कि आपस में एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब रियल टाइम एक्सेस का ये मतलब है कि आपकी पूरी की पूरी एक्सेस आ जाती है, रियल टाइम एक्सेस, पूरी की पूरी वेबसाइट आपके एक्सेस में आ जाती है, ठीक है। एक मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, उसको नादरा से कोई डाटा चाहिए, तो वो तो होगी एक्सेस, इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, वो आपको डाटा प्रोवाइड कर देंगे, ये भी एक किस्म की एक्सेस है। एक होती है रियल टाइम एक्सेस, कि नादरा की वेबसाइट का कोड जो है वो आप लोगों को एक्सेस दे देते हैं, कि आप जब चाहें क्लिक करें और नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट से सारा रिकॉर्ड आप चेक कर लें, उनका जो सीक्रेट रिकॉर्ड पड़ा है, ये होगा रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर एक्सेस होती है, वो सारे पासवर्ड कोड एजेंसियों को दे देते हैं, ठीक है। 47B डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक सर्वेंट। कोई भी जो सरकारी मुलाजिम है उनके पास चूंकि काफी सारी एक्सेस होती है डिफरेंट लोगों की, वो सारी की सारी जो है प्रोफाइल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक्सेस प्रोवाइड की गई है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसका मकसद तो सिर्फ ये था कि बंदे की पूरी प्रोफाइल करके टैक्स की जजमेंट लगाना, ठीक है जी। तो कोई भी जो पर्सन गवर्नमेंट का जो एक्सेस लेके बैठा हुआ है किसी भी इंफॉर्मेशन की, वो उस इंफॉर्मेशन को हमेशा सीक्रेट रखेगा, कॉन्फिडेंशियल रखेगा, एक्सपोज नहीं करेगा। 47C वैलिडेशन, जितने ऑर्डर्स होते हैं जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिशियल गजेट्स रूल्स वगैरह जो हैं वो सब के सब वैलिड ऑर्डर्स हैं। 48 रिपील। रिपील का मतलब है जी कि ये जो वाला जो एक्ट है, इस एक्ट का फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जब हम पार्टीशन हमारी नहीं हुई थी तो इसका नाम था सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1945, तो वो वाला जो है वो खत्म है। रिपील का मतलब पिछला खत्म करके न्यू बना दिया गया, ठीक है। और 49 है फीस एंड सर्विस चार्जेस। फीस एंड सर्विस चार्जेस, जितनी भी FBR डिफरेंट किस्म के प्रोसीडिंग्स हैं उनके ऊपर जो फीस लगाता है, वैल्यूज के जो रेट तय करता है, परसेंटेज जो तय की जाती है, ठीक है, FBR में लिटिगेशंस वगैरह के लिए या FBR में टैक्स की रिकवरीज के लिए जितनी किस्म की भी फीस या सर्विस चार्जेस हैं वो बोर्ड डिसाइड करता है, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 अपडेटेड 2021, फेडरल एक्साइज एक्ट का चैप्टर नंबर 6 जो कि लास्ट चैप्टर था। आज हमने इस चैप्टर को खत्म कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको हो चुकी होगी। अब आपने काम ये करना है कि इस पूरे के पूरे एक्ट के MCQs मैंने अपनी बुक में लास्ट पर 5 सेट बनाए हुए हैं MCQs के, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5। तमाम सेट 5 के MCQs आप लोगों ने याद कर लेने हैं। और अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो ये हमारा नंबर है
0313 795 0086। ये जॉन का नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप बना हुआ है। आप लोगों ने मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लेना है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो हम आपको बुक जो है कोरियर के जरिए सेंड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज तक आपका राउंड अबाउट 50% सिलेबस जो है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद इंशाल्लाह हम 50% सिलेबस का एक रिवीजन लेक्चर बनाएंगे। जितना आज तक हम पढ़ चुके हैं पूरे सिलेबस को एक दफा रिवाइज करेंगे। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट हमारे जो सिलेबस का पोर्शन है, इनकम टैक्स और सेल टैक्स, ये बच जाएंगे इंशाल्लाह। फिर इसको हम कवर करेंगे तो हमारा 100% सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दिल लगाकर मेहनत करें, कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर सुना करें। जब भी लेक्चर सुने बुक आपके सामने पड़ी हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया करें। और जो भी मैं लेक्चर पढ़ाता हूँ इसको सुनने के बाद, अगर आप वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं तो इसको सुनने के बाद एक दफा खुद ब खुद अकेले बैठकर बुक के ऊपर से लेक्चर को रिवाइज जरूर किया करें। ठीक है, रिवीजन से आप लोगों के कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाते हैं और आप लोगों की मेमोरी का पार्ट बन जाता है। जब तक आप किसी काम को सिर्फ एक दफा करते हैं, उसको रिवाइज नहीं करते, तो आपकी मेमोरी का पार्ट नहीं बनता। इसको आपने सिर्फ अगर एक दफा सुना तो आप भूल जाएंगे, अगर इसको आपने 3 दफा सुन लिया तो आपको चीजें मेमोराइज होना शुरू हो जाएंगी। अंडरस्टैंड? तो डियर स्टूडेंट्स, मेहनत करें, कामयाब हों, पोस्ट हासिल करें, आकर इस मुल्क और कौम की खिदमत करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।